रिएक्शन। तो इसका परिचय कुछ ऐसा है कि हमारा चैप्टर का बेस स्टार्ट होता है चेंज से। दुनिया में जितना भी मैटर है, चाहे वो जैसा भी हो, हर मैटर में पोटेंशियल होती है कुछ ना कुछ कि वो कुछ चेंजेस को शो कर सके। अब वो चेंजेस चाहे अपने आप हो या फिर आप उसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लेकर आए, लेकिन वो चेंज को शो करने का पोटेंशियल जरूर रखेगी। जैसे आपके पास अगर वाटर है तो वाटर में भी चेंज आएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वो सॉलिड होगा, अगर आप उसको लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वो लिक्विड होगा, आप उसको बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस चेंज लाने का पोटेंशियल रखता है। सो द बेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉपिक दैट इज चेंज। अब आपको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग में मोस्ट ऑफ द चेंजेस है वो सब दो ही चीजों में क्लासिफाइड है, या तो वो चेंज फिजिकल होगा या तो वो केमिकल होगा, जिसको आपने बचपन में भी पढ़कर आप ऑलरेडी यहाँ तक आए हैं। आप समझते थे फिजिकल चेंज से कि हर वो चेंज जब आपका प्रोसेस में आइडेंटिटी चेंज ना हो किसी केमिकल सब्सटेंस की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो चेंज आपका इरिवर्सिबल ना हो, जो रिवर्सिबल हो वो आपका फिजिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। और जबकि केमिकल चेंज हुआ जिसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाए, या फिर आप कहिए न्यू सब्सटेंसेस जिसमें फॉर्म हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए। मतलब आप बहुत तरीके से डिफाइन करना पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम किस तरह से इसको समझने वाले हैं, दैट इज द अपॉन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। ठीक है, समझिएगा। अभी हम जो चेंज को क्लासिफाई कर रहे हैं दो टाइप में, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। ये दो चेंजेस हमने पहले पढ़ा है। तो अभी फिजिकल चेंज कौन सा होगा? सो फिजिकल चेंज बच्चों वो होगा जिसमें मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। सो फिजिकल चेंज कैसे समझेंगे कि हर वो चेंज जिसमें आपका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो, ना कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल चेंज हम देख लेते हैं, बचपन से देखते हैं। सपोज H2O आपने वाटर को लिया, वाटर को आपने क्या किया, हीट किया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अबव पे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, H2O चेंज हो गया, वाटर लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज हो रहा है, सो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। सो इसमें देखिए पहले भी कंपोजिशन H2O था, बाद में भी कैसा है, H2O ही है। ठीक है, तो जब कंपोजिशन सेम रहे, केवल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो, ठीक है, उनका जो अरेंज हो, जैसे सपोज करिए आपके पास वाटर जब था, सो जब वो लिक्विड स्टेट में था तो उसके मॉलिक्यूल सपोज करिए इतने डिस्टेंसेस पर थे, सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसेस था, यानी कि हल्का हल्का खुला खुला था। ठीक है, हल्का सा खुला था। लेकिन जब आपने उसको गैस बनाया, सो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी H2O ही थे, वाटर ही था, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल H2O के ही थे, वाटर ही था। बट हुआ क्या, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे गैसियस स्टेट में वो थोड़ा सेपरेट हो गए, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आने में इंक्रीज हुआ है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, सो इसे ही हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यानी कि बिना उसके कंपोजिशन को चेंज किए, किसके कंपोजिशन को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कंपोजिशन को, या फिर मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को बिना चेंज किए उनको सिर्फ रीअरेंज करना, चाहे थोड़ा दूर दूर कर देना या फिर पास लेकर आ जाना। सो सच काइंड ऑफ चेंजेस आर रेफर्ड टू एज फिजिकल चेंज। ओके, लेकिन आपके केमिकल चेंज में क्या होता है, सो यहां पर देखिए आपका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रहेगा ये सेम नहीं होगा, आपका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता। ठीक है, आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही चेंज होगा। कैसे चेंज हो रहा है, सपोज करिए हम H2O ही लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब की बार बॉयल नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम क्या करवाते हैं, इसको एक केमिकल प्रोसेस इसके साथ करवाते हैं। अभी आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा प्रोसेस है, कहां से आया, अभी थोड़ा आगे चल के है, आगे के टॉपिक्स में, बट आप ऐसे ही अभी देख लीजिए थोड़ा सा।
समझना आप बस, जैसे H2O लिक्विड में है, आप इसके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, दैट इज अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। आप इसके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, सो ये दो कंपोनेंट्स में टूटेगा एंड बोथ विल बी गैसेस। ठीक है, सो देखिए बच्चों, पहले आपका कॉम्पोजिशन था H2O लिक्विड, ठीक है, पहले कॉम्पोजिशन है H2O। अब फिर क्या हुआ रिएक्शन के बाद, अब कॉम्पोजिशन क्या है, H2 प्लस O2, वो भी अलग अलग, यानी पहले सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल मॉलिक्यूल था, अब वो सिंगल मॉलिक्यूल आपका दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बन गया। दैट मींस उसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, ना कि रीअरेंज हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर ये फिजिकल चेंज होता तो इसको कैसे शो करते, बहुत सिंपल है, आप H2O है ना, ठीक है, सो उस टाइम पे H2O2 ना टूट करके आपके H2O के ही दो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। ठीक है, नहीं समझे? जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए हम इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो सपोज करिए लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दो H2O के थे, आपने इसका क्या किया, हीट किया है, केमिकल प्रोसेस नहीं फिजिकल प्रोसेस किया, तो ये किसमें टूटेगा, H2O प्लस H2O में। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में टूटा, चलिए मान लिए, ठीक है, बट एक्चुअल में तो कॉम्पोजिशन वही रहा ना, H2O H2O। सो यही होता है फिजिकल चेंज में, मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ रीअरेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बहुत छोटे हो यार, अभी तो लेके बैठो, स्क्रीनशॉट लेने का आदत मत डालो। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, अभी आपने देखा था कि चेंज क्या होता है और किस टाइप का होता है, ठीक है, और उसमें आपने दो तरह के चेंजेस देखे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, एक बचपन वाला नॉलेज और एक अभी थोड़ा सा जो आपने शायद हो सकता है बचपन में भी सुना हो, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन का कुछ खेल, तो वो वाला आपने देख लिया। सो अभी केमिकल रिएक्शन कहां से आया? सो बच्चों, इसका बेस है, एक्चुअली में रिएक्शन पता है क्या है, ये देखिए दो अलग अलग वर्ड से बना है, केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअल में कुछ है नहीं अदर देन चेंज। रिएक्शन एक्चुअली में चेंज को ही कहा जा रहा है। ठीक है, एक तरह से चेंज को ही कह रहे हैं हम लोग रिएक्शन, और ये केमिकल क्या है, केमिकल, वही जो पहले था। यानी कि केमिकल रिएक्शन आपका वर्ड्स में लिखते हो अगर आप, एक केमिकल चेंज को वर्ड्स में लिखना ही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। क्लियर है आसान भाषा में? इसके दो डेफिनेशन होते हैं, एक होता है थोड़ा मतलब दोनों ही सही होते हैं, आप अपने हिसाब से याद कर ले। ठीक है, जैसे बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। यानी किसी एक केमिकल सब्सटेंस का चेंज हो जाने में किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में इज नोन एज योर केमिकल चेंज। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है उसको वर्ड्स में जब आप लिखेंगे तो उसी को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी क्या है, हम इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सिंपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन वर्ड्स। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन दे रहे हैं, तभी हम आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं। सिंबल्स लिखेंगे तो वो केमिकल क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन इज डिफरेंट देन केमिकल इक्वेशन, वो थर्ड टॉपिक है हमारा। ठीक है, सो क्या होगा आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन वर्ड्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज योर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल सा। सपोज करिए हमने लिया है मैग्नीशियम को और इसको हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ अब दो तरह से रिएक्ट करता है आपका, एक तो है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना, ठीक है, मैग्नीशियम इज अ मेटल। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा, दैट विल फॉर्म MgO।
ये आपको भी समझ में नहीं आएगा बैलेंसिंग, बट आप बस देखते रहिए, ठीक है। सो जब मैग्नीशियम मेटल कंबाइन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है MgO, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैसियस, ठीक है बच्चों। एक तो ये तरीका होता है कंबाइन होने का, एक और तरीका होता है कंबाइन होने का कि जब आप इसको हीट दें, ठीक है, इसको आप कुछ हीट एनर्जी दें, तब क्या होता है आपका ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, एकदम एक्सप्लोसिव हो जाता है, बर्न करने लगता है। इंस्टेड ऑफ लेयर बनाना ये क्या करने लगता है, बर्न होने लगता है, और ये एक सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, दैट इज MgO, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से रिएक्शन होता है, एक बिना डेल्टा के, एक डेल्टा के साथ। डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज जस्ट हीट एनर्जी, ठीक है, कहीं से भी आप दो। सो सपोज करिए हमने हीट दिया है तो हमारा ये सब्सटेंस बन रहा है, तो क्या होगा, हीट देने की वजह से यहां पर आपका एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, जो आपको लाइट और हीट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है बच्चों। हम ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। सो मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, MgO बनाता है। ये तो केमिकल इक्वेशन हुआ। अगर केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसको आप देख के ये भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, हालांकि हम और डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को, वहां पे सब कुछ आप सीखोगे कि कब सॉलिड लिखना है, कब गैस, कब सॉलिड, कब आपको बैलेंस कब करना है, ठीक है। यहाँ एरो के ऊपर कब कैटालिस्ट लिखते हैं, कब सिचुएशन लिखते हैं, वो सब के लिए अलग से टॉपिक है। बट आप अभी बस इतना समझिए कि ऐसे लिखने को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और ऐसे लिखने को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो देखिए बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम को जब हम ये प्रोसेस करना चाहते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, तो बताइए ऐसा करने से पहले मैग्नीशियम मेटल को सैंड पेपर से रब करना, या फिर आप कहिए कि मैग्नीशियम मेटल को किसी भी एक दूसरे क्लॉथ से साफ करना जरूरी क्यों है। अब ऑब्वियसली वो क्लॉथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट ना करे, तो इसीलिए हम सैंड पेपर लेते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए बच्चों, इसका रीजन ये है कि जब आप मैग्नीशियम को बाहर लेकर आते हैं, बाहर की दुनिया में, मैग्नीशियम रिबन होता है एक्चुअल में, शीट नहीं होता है, आपको लैब में मिल जाएगा, कभी टीचर से कहना, आपको शायद दिखा देंगे। सो मैग्नीशियम रिबन को जब आप एटमॉस्फेयर में काफी समय के लिए खुला छोड़ते हैं, सो देखिए एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस है ना, चाहे वो N2 हो, चाहे वो O2 हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे और भी बहुत सारे हो, ठीक है। सो बच्चों होता है क्या है कि N2 तो कुछ नहीं करता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम ना ऑक्सीजन और CO2 के साथ कंबाइन करके एक लेयर फॉर्म करता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एकदम यही वाला चीज होता है, बट ये सरफेस के ऊपर बन जाता है। मतलब आपके पास ये मेटल है ना मैग्नीशियम, तो इस सरफेस के ऊपर ही एक लेयर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेयर मतलब आप जैसे घर पे पेंट आपके जैसे दीवार के ऊपर हम लोग पेंट करते हैं ना, सो वो एक लेयर है ना, जिससे हमको नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या है, जिससे कोरोजन वगैरह ना हो। बचपन में आप पढ़े होंगे, ठीक है, आपके साइकिल पे, बाइक पर, कार के ऊपर भी प्लेटिंग होती है। सो वैसे ही एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर अगर मैग्नीशियम CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है Mg2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है, तो क्या करता है कि ये लेयर जो है ना वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। और ये इतना प्रोटेक्टिव क्यों होता है, बिकॉज ये प्रोटेक्टिव लेयर पहले तो इसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। स्टेबल मतलब कि ये फर्दर रिएक्शन जल्दी से शो ना करे। कहने का मतलब है अगर आप मैच स्टिक लगाएंगे ना यहाँ पर, अगर लेयर बनने के बाद चाहे वो Mg2CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो, तो आपका होगा ये कि आपका ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो जलेगा ही नहीं, आपका ये रिएक्शन होगा ही नहीं। सो जरूरी होता है कि हम सैंड पेपर से इस लेयर को रिमूव करें, उसके बाद हम फिर उसको बर्न करके मनचाहा रिएक्शन करवा सके, जिससे कि हमको एनर्जी मिले लाइट और हीट के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन बच्चों इतना ही है कि वर्ड्स में लिखना होता है, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है कि जो आपका लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आपका सब्सटेंस राइट साइड में होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहिए कि जो सब्सटेंसेस आपके रिएक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस में
those substances which take part in a chemical reaction. जो पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे रिएक्टेंट्स, और जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा रिएक्शन के होने के बाद, उस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यानी कि रिएक्टेंट्स हमारे कौन हुए? those who take part in a chemical reaction। देखिए रिएक्शन को REX और ऊपर में N भी लिखा जाता है, कोई गलत नहीं है, ये शॉर्टकट है। प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो प्रोडक्ट होता है जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा किसमें? आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये था आपका पूरा कहानी केमिकल रिएक्शन का। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हम लोग समझे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। अब देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक प्रोसेस आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी एक टर्म को, साइंटिफिक टर्म को समझ रहे हैं, सो उस टर्म के होने के दौरान क्या क्या चीजें हमको अपीयर, हमारे सामने अपीयर होती हैं, या फिर आप कौन कौन से चेंजेस को उस टाइम, उस प्रोसेस के होते वक्त एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं हम एक्सपीरियंस की जाने वाली चीजों को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, हम खाना खाते हैं, सो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ऑब्वियसली जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम एक्सपीरियंस करते होंगे वो प्रोसेस होने के दौरान। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So these are the major characteristics of a chemical reaction। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बट उसमें से कुछ खास चुनिंदा मेन जो है ना वो यही 5 है। ठीक है, यही 5 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, और इनके एग्जांपल्स को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि हम इनके एग्जांपल्स को वर्ड्स में लिख कर टाइम वेस्ट करना आई डोंट थिंक सो यूजफुल। तो सबसे पहले हम सीधा समझ लेते हैं, अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझने से पहले, दैट इज केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन सीख जाएंगे बनाना, ठीक है, छोटी छोटी बातों को मतलब केमिकल इक्वेशन को बनाने का भी ना एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को सीखने के बाद इन सभी के एग्जांपल्स को हम लोग रेगुलर लाइफ के बेसिस पर सीखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम सीखने वाले हैं, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं अभी उधर की साइड। ठीक है, सो अभी है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो अभी तक आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो वो कुछ नहीं था, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना होता था किसी एक केमिकल चेंज को। ठीक है, और केमिकल चेंज को आप फिजिकल चेंज, जैसे केमिकल चेंज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड्स में, वैसे या फिजिकल चेंज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड्स में। ठीक है, और वर्ड्स की बजाय सिंबल में। ठीक है, तो अभी हम लोग फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना साइड करिए। ठीक है, वो हमको नहीं सीखना है, हमको सीखना है कि केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शन तो सीख गए। ठीक है, किसी एक केमिकल प्रोसेस को वर्ड्स में लिखना सीख गए, अब उन वर्ड वाले रिएक्शन को सिंबल्स या फिर मैथमेटिकल टर्म्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सिंबल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें किसी एक वर्ड इक्वेशन को, यानी कि केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सिंबल। आप किसका यूज करेंगे सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए? सिंबल्स का। कैसे? जैसे अगर आपके पास कोई मेटल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, सिंबल्स के फॉर्म में। अगर नॉन मेटल है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो देखिए जब भी नॉन मेटल होता है ना, जब भी नॉन मेटल होगा तो कार्बन को छोड़ के मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो डाई के फॉर्म में होंगे, जैसे कि O2, N2, ठीक है, तो सारे के सारे डाई के फॉर्म में होंगे, और हाइड्रोजन जो कि ना मेटल है ना नॉन मेटल है वो भी H2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल्स कैसे डाला जाएगा? मेटल का सिंगल, ठीक है, नॉन मेटल का किसका? 2 लगाना पड़ेगा नीचे। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि P4 होता है, S8 होता है,
ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में होंगे। जब भी आप सिंबल्स को यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन में, तब आप हमेशा नॉन मेटल्स को कंबाइंड स्टेट में लिखेंगे, जब तक कि कहा ना गया हो क्वेश्चन में कि वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है। अगर लिखा हुआ है ऑक्सीजन तो आप क्या O लिखेंगे? नहीं, O2 ही लिखेंगे। हाइड्रोजन बोलेगा तो H2 ही लिखेंगे, चाहे डाइहाइड्रोजन बोले चाहे ना बोले। अगर बोलता है कि सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन तो लिखा जाएगा H। अगर कहेगा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तो भी लिखा जाएगा H2। ठीक है, मेटल होगा तो अकेला आएगा। ठीक है, शेर अकेला आता है ना, वही वाला शेर, ये हमेशा अकेले आता है। ठीक है, कोई भी हो आपका अकेला ही आएगा, अगर वो मेटल है तो अकेले आएगा। ठीक है, मेटलॉइड्स भी आपका सिंपल वही अकेले आते हैं वो लोग। सो मेटल हो या फिर मेटलॉइड हो, ठीक है, ये लोग आपका कंबाइंड स्टेट में नहीं आता है, हमेशा अकेला आता है। ठीक है, और जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड का तो आप सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, वो ऑब्वियसली आपको रटना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास कंपाउंड है तो आप उसको सीधा लिखेंगे, जैसे CO2 NH3, ठीक है, CH3OH, कोई भी हो आप उसको सीधा लिखेंगे, भले H2O ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी हो, कंपाउंड को हमेशा उसका ओरिजिनल फॉर्मूला से लिखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। अब देखिए सेकंड होता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करना। केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करें। जैसे एक हम सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में डालते हैं तो बनता है MgO। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम मेटल है, अकेला लिखे, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, 2 लगाना पड़ा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला एज इट इज डालना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर MgO के यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्टेट, तो ऐसे छोटा सा एब्रीवेटिव लगाएंगे S, O2 के यहाँ पे एब्रीवेटिव लगाएंगे छोटा सा G, और उसी तरह से यहाँ पर लिखाएंगे छोटा सा S यानी कि सॉलिड। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर सॉलिड है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में छोटा s लिखेंगे, लिक्विड है तो ब्रैकेट में छोटा l लिखेंगे, गैस है तो ब्रैकेट में छोटा g लिखेंगे, अगर आपका एक्वस है तो आप ब्रैकेट में एक q डॉट लिखेंगे, डॉट नहीं भी होगा चलेगा, AQ लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रेसिपिटेट है तो आप उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे, या फिर सीधा प्रेसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेसी शॉर्ट में चलता है, बट डाउनवर्ड एरो इज मच यूजफुल। या फिर आप इसको सॉलिड भी कह सकते हैं, बिकॉज प्रेसिपिटेट आपका सॉलिड भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, डाउनवर्ड एरो इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ प्रेसिपिटेट। अब देखिए डाउट ये है कि एक्वस क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। बच्चों देखिए एक्वस का मतलब हुआ ना, आप किसी भी चीज को जब आप पानी में डालेंगे, किसी भी एक कंपाउंड को पानी में डालेंगे और पानी में जाने के बाद वो उसके साथ घुल जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा एक्वस। जैसे आपके पास HCl पहले प्योर था, आपने उसमें वाटर डाला तो क्या हुआ, वो डिल्यूट हो गया। सो अब हम बोलेंगे कि जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वो पानी, उसके अंदर हमने पानी डाला, तो जब भी आप पानी को डालते हैं तो हो जाता है आपका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। सो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन का एक और मतलब भी होता है कि जब आपका मीडियम वाटर, आपका रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में हो, तो आपका जो रिएक्शन होता है वो पूरा का पूरा एक्वस होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, 2 सॉलिड कंपाउंड, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम पानी का सहारा लेते हैं, तो पानी होने की वजह से दोनों आयंस के फॉर्म में टूट के एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो याद रखिएगा एक्वस को हम लोग AQ से लिखेंगे। अब आपका प्रेसिपिटेट क्या होता है, सो बहुत ही सिंपल है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के होने के बाद फॉर्म हो, सॉलिड हो और डिसॉल्व ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जैसे आप सैंड होता है ना, सैंड को जब आप ऐसे घोलते हैं, बट वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, बट जब आप सैंड को घोलते हैं तो नीचे थोड़ा सा सैंड बच जाता है।
ठीक है। सो वो जो सैंड बच जा रहा है वो घुल तो नहीं रहा है, आपको दिख रहा है ना सॉलिड के फॉर्म में नीचे पड़ा हुआ है, वो फर्दर घुल नहीं रहा है। सो प्रेसिपिटेट भी केमिकल प्रोसेस में कुछ ऐसा ही होता है, जब रिएक्शन के पहले तो कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद एक इनसॉल्यूबल सॉल्यूट फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्म होगा, और उसी इनसॉल्यूबल सॉलिड को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से, ठीक है। अब देखिए थर्ड आपका पॉइंट है कि आप मीडियम शो करें, कौन से मीडियम में, पर मीडियम वगैरह हम देखने से पहले मीडियम या फिर कहिए आप कंडीशन, ठीक है, किस कंडीशन में है इसको आप हटाइए। पहले आप एक चीज समझिए कैटालिस्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, वैसे तो कैटालिस्ट को बोला जाता है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन अ केमिकल रिएक्शन बट दे स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन और मेक द रिएक्शन हैपन। बट डेफिनेशन हटाइए, आप आसान भाषा में समझिए कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट जो रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हैं उनको फास्ट कर देंगे। अगर पहले वो 1 घंटे में हो रहा था तो अब वो 5 मिनट में होगा, ठीक है। सो इन सारी चीजों को हम कहते हैं कैटालिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, ठीक है। और इसका ये भी आप होता है इसमें एक पॉइंट, ये भी आपका होता है एक पॉइंट कि देखिए कभी कभी आप जब दो कंपाउंड को लेते हैं ना तो वो सिंपली अपने आप से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, रिएक्ट करते ही नहीं है वो लोग। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, कुछ कैटालिस्ट आप डालिए तो वो रिएक्शन रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज हम आपको बताया नहीं, शुरू में बताना चाहिए था कि केमिकल रिएक्शन होता ही क्यों है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन बच्चों वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए क्लास 11th में आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, वहां सिखाया जाएगा। बट थोड़ा सा आप जानना चाहें तो देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी मिलती कैसे है, तो स्टेबिलिटी मिलती है अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने से। जैसे जब आप खड़े खड़े सोना चाहें तो आप नहीं सो पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लेट के सोना चाहें तो आप इजीली सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े एनर्जी ज्यादा लग रही थी तो आप नहीं सो पा रहे थे, जब आप सोए हुए थे, लेटे हुए थे, तब आपकी एनर्जी कम लग रही थी तो आप सो गए। सो रिएक्शंस का भी कुछ ऐसा है। रिएक्शन बेचारे कितने कैसे भी, देखिए रिएक्शन किसके बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड। चलिए मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, उसको थोड़ा साइड करते हैं। सो बेसिकली कंपाउंड्स में हो रहा है आपका रिएक्शन। सो कंपाउंड क्या स्टेबल होते हैं? नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इंस्टेबिलिटी होती ही होगी, ठीक है, तभी तो रिएक्शन कर रहे हैं। आइडियल तो है नहीं, खुद आइडियल नोबल गैसेस भी आइडियल नहीं होते, आपको पता ही है, कहीं ना वो भी कुछ ना कुछ करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को आपस में लाते हैं ना, तो उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखता है कि भाई हाँ, हम एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हम लोग दोनों सो सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, आप जब फॉरेस्ट में जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं तो अकेले सरवाइव करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा आ जाए तो आप अपना टेक्निक बदल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, टेनिस में आप अकेले खेल रहे हैं तो आप पूरे कोर्ट को अकेले संभालेंगे, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक फ्रेंड आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आधा तुम संभालो आधा हम संभालेंगे। इससे क्या फायदा होगा, गेम भी अच्छे से खेल पाएंगे और एनर्जी भी कम लगेगा, पूरे कोर्ट में हमको भागना नहीं पड़ेगा। सो यही होता है, जब दो कंपाउंड्स आपस में आते हैं ना तो उनको एक ऐसा मीडियम मिल जाता है कि वो और भी ज्यादा स्टेबल हो सके अपनी एनर्जी को कम करके, ठीक है। सिंपल, जैसे आपके पास एसिड और बेस दोनों खूब एकदम पूरे जोश में है दोनों, ठीक है, पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं। जैसे ही दोनों आपस में आए तो अपॉर्चुनिटी मिली, भैया चलो अपनी अपनी जो एनर्जी है उसको लूज करें, एक्स्ट्रा एनर्जी को भेज दें, तभी तो रिएक्शन हो रहा है ना। रिएक्शन हुआ क्यों, एनर्जी को निकालना था यार, हटाओ ना, इतनी एनर्जी में कौन रहेगा, बहुत मेहनत है यार, खड़े होकर सोने में बहुत मेहनत है, लेट के सोते हैं। तो दोनों आपस में आए, ठीक है, रिएक्ट किए, एनर्जी जो बहुत सारी भरी पड़ी थी दोनों के अंदर, गम दुख दर्द, वो सब दोनों ने एक दूसरे को सुनाया, वो दर्द को निकाला बाहर, अपनी एनर्जी को डिक्रीज की और दोनों एक मोर स्टेबल स्टेट में आ गए। ये नहीं बोलेंगे स्टेबल हो गए, स्टेबल कभी नहीं होता बच्चों, पूरा कोई स्टेबल नहीं होता, जैसे कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो फिर दोनों आपस में रिएक्ट किए, कोई एक सॉल्ट और कोई एक वाटर बना, सॉरी सॉल्ट और वाटर फॉर्म किए। सो क्या था सॉल्ट और वाटर? सॉल्ट और वाटर इज मोर प्रेफरेबल स्टेट, ठीक है, सोना अच्छा है भैया, बहुत स्टेबल है इसमें हम लोग। एसिड और बेसिड एक साथ नहीं रह सकते हम लोग, लड़कर मरना ही है हम लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इसीलिए होता है ताकि आपका एनर्जी कम हो जाए, आपका नहीं कंपाउंड का एनर्जी कम हो जाए और वो लोग मोर स्टेबल स्टेट में जा सके। डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11, तो अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है।
सो देखिए बच्चों, कैटालिस्ट मीडियम कैसे शो करते हैं, बहुत ही सिंपल है। नहीं नहीं नहीं, पहले कैटालिस्ट हम आपको बता रहे थे। सो कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर देता है, ठीक है। अब देखिए इन सब चीज, अब देखिए क्या होता है कि कैटालिस्ट तो आप अभी समझ गए, ठीक है, क्या होता है। अब बात ये है कि हम कंडीशंस को या फिर मीडियम को कैसे शो करें, या फिर हम एक्चुअली मीडियम नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ कंडीशन और कैटालिस्ट लिखा जाएगा कि कंडीशंस। कंडीशंस मतलब वो बच्चों की रिएक्शन आपका किस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही मस्त सा, लेट मी हैव एग्जांपल, CO2 प्लस H2। अब ये तो आप जान गए, कंपाउंड को सीधा लिखते हैं, नॉन मेटल को H2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका मिथाइल हाइड्रोक्साइड, नई नाम जानने की जरूरत है, आगे चल के सीख जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए सपोज करिए एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन है ना, जब आप इसको 340 ATM पे लेते हैं ना, मतलब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तभी ये आपका रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा झक मारते हुए रिएक्शन। तो क्या किया हमने, इन दोनों गैसेस के बीच में हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तब जाके ये प्रोडक्ट आपका लिक्विड फॉर्म में बन पाया, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है ना, गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस कंडीशन को हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया। अब देखिए अगर अभी तो सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हुआ है, अब मान लीजिए प्रेशर के साथ साथ आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज किया होता, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपने टेम्परेचर दिया है ना, सो उस टेम्परेचर को भी अगर रिप्रेजेंट करना होता तो ऊपर रिप्रेजेंट करते, ठीक है। और आपका अगर कोई कैटालिस्ट आपने इसमें डाला होता, कैटालिस्ट क्या है, कोई कंपाउंड ही है, वो कंपाउंड जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, तो ठीक है, अगर ब्रैकेट के एरो के ऊपर जगह नहीं है तो आप नीचे लिख दीजिए कैटालिस्ट का नाम, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप रिएक्शन के दौरान हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट की जगह पे आप सीधा हीट लिखिए या फिर आप डेल्टा का साइन डालिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। कंडीशन को कहां हम लोग शो करते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑन above ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं, एरो, above और below एरो, एरो के ऊपर या फिर नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है कंडीशन को, जैसे कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कौन सा कैटालिस्ट है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, या फिर सिर्फ आपने हीट ही दिया है। तो हर चीज जो भी आपकी कंडीशंस होंगी ना, मीडियम नहीं कहेंगे, सिर्फ कंडीशन, जो भी आपका कंडीशन होगा उसको लिखा जाएगा एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे, बस इतनी ही चीजों के साथ आप केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक, किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। इन सभी का जो एग्जांपल है ना, उनको हम लोग सीधा सीधा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में होता है, केमिकल इक्वेशन आपका सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए समझ जाइएगा, ये हम एग्जांपल लिख रहे हैं फर्स्ट वाले का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए बच्चों, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप जिंक मेटल को डालेंगे H2SO4 में, जो कि ये होता है आपका, देखिए सॉलिड। अच्छा रुकिए, आप ऐसे मत करिए, हम आपको केमिकल रिएक्शन पहले वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पहले लिखते हैं, फिर आप केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन खुद से लिखना, ठीक है, पॉज करके, तो मजा आएगा। हम लिख रहे हैं कि जिंक मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। आपको ये लिखना है, सिंपल, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। सो जिंक मेटल को कैसे करेंगे, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होगा, H2SO4, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, हाइड्रोजन मतलब H2। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बट जिंक तो अकेला था, मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल दोनों है, बट है तो गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। सो वो H2 के फॉर्म में है।
अब सबके स्टेट को शो करते हैं, मेटल है तो सॉलिड होगा, H2SO4 है तो लिक्विड ही होगा, बट यहाँ पर हम इसको डिल्यूट भी ले सकते थे। देखिए यहाँ पर ये आपका ना एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। एक्वस भी ले सकते हैं, डिल्यूट भी रहेगा तो भी ये प्रोसेस होगा, अगर डिल्यूट नहीं रहेगा तो भी रहेगा। बट सेफ्टी के लिए स्कूल के लैब्स में हमको तो एक्वस ही मिलता है, तो हम एक्वस ही ले लेते हैं ना, थोड़ा डिल्यूट ही लेते हैं, नहीं तो क्या हाथ वाथ पे गिर गया तो चल जाएगा। ठीक है, ZnSO4 भी फिर आपका एक्वस ही रहेगा, ठीक है, और H2 आपका गैस तो है ही, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स और इन सिंबल्स एंड फॉर्मूले एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मस्त। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। एक्चुअली इसका एक ही एग्जांपल है अभी फिलहाल, एनसीईआरटी बुक में और है नहीं, तो ठीक है। चलिए सेकंड है आपका चेंज इन कलर। देखिए बच्चों, चेंज इन कलर का ना आपको केवल केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन नहीं, ठीक है। केवल वर्ड में आपको ये वाला याद रखना है, सिंबल्स और फॉर्मूले में नहीं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन मत लिखिए। तो सेकंड वाला है चेंज इन कलर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है कि आप सिट्रिक एसिड को डाल दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट में। देखिए ये लिखना इंपॉर्टेंट, हम बताते हैं क्यों है। क्योंकि देखिए बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर याद होना इंपॉर्टेंट है। इसका कलर होता है पर्पल, पर जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होता है, देखिए क्या फॉर्म होता है वो तो बात का बात है। पहले ये समझिए कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल होता है उसमें जब आप सिट्रिक एसिड डालेंगे तो कलर विल डिसअपीयर, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। सो ऐसा करने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा आपका HMnO4 प्लस C6H6K3O7 K3O7, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट फिर भी आपको इसका नाम भी नहीं जानने का है, ठीक है, बट वैसे ही। और अगर आप जानना चाहे सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होता है हमारा C6H8O7 और पोटेशियम परमैंगनेट का याद होना चाहिए KMnO4, ठीक है, ठीक। तो ये तो रहने दीजिए, याद मत करिए, इसको भी लर्न नहीं करना, इसको भी नहीं, बस ये याद रखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर और इसका फॉर्मूला क्या होता है और कब इसका कलर चेंज होगा, जब आप सिट्रिक एसिड के साथ इसको मिक्स करेंगे। सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट के भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, बट एक ऐसा एग्जांपल फिर से वही जो हमारे कोर्स में है। सो इट इज द बर्निंग वैक्स। अब देखिए इसका केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केमिकल एक्चुअली केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल रिएक्शन लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो होता है क्या है, आप वैक्स को लेते हैं, उसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो क्या होता है आपका H2O प्लस CO2 फॉर्म होता है। सिंपल, बस इतना ही जानिए। H2O और CO2 दोनों ही किस फॉर्म में होगा, गैसियस और गैसियस, ठीक है। आप इसको अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते थे क्योंकि ये निकल रहे हैं, बट नहीं दिखाएंगे जब बच्चों एक्चुअली गैसियस एरो में तब दिखाते हैं ना जब आपका कोई एक प्रोडक्ट सॉलिड हो और गैस जो है वो उड़ जा रही हो, कंटेनर के एकदम बाहर निकल जा रही हो और आपका जो प्रोडक्ट है बाकी का वो बच जाता है, तब हम लोग लगाते हैं एरो। वैसे जब दोनों ही गैसेस उड़ रही हैं तो क्यों दो दो एरो आप डालोगे, सीधा गैस लिखो, समझे। तो ये सब बेसिक चीजें जो धीरे धीरे आती हैं, बट कोई नहीं, ठीक है। सो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट। वैक्स का भी फॉर्मूला जानना चाहे, देखिए ऑक्सीजन तो आपका O2 ही होता है, वैक्स होता है, वैसे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो CH के फॉर्म में ही होगा, दैट इज C18H38, ठीक है। सो नहीं है इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, आपको नहीं जानना, बस इतना जानिए जो वैक्स होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। एंड द लास्ट वन इज सेकंड लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है कि हम बाहर से कोई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है, बाहर से टेम्परेचर अप्लाई नहीं करना होता है। ऐसा रिएक्शन जिसके होने के दौरान टेम्परेचर खुद ब खुद उस रिएक्शन के सॉल्यूशन से बाहर है, या फिर आप कहिए कि प्रोडक्ट के अंदर से निकल के है,
टेम्परेचर, ठीक है, वो भी बढ़ना ही चाहिए, जरूरी नहीं है घट भी सकता है, मतलब घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, बट हम एक एग्जांपल लेंगे, घटने वाला तो है नहीं अभी हमारे कोर्स में कि आपका कंटेनर ठंडा हो जाए, बस बढ़ने वाला है कि गर्म हो जाए, ठीक है। सो थर्ड वन इज फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। सो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है बट छोटा है पर चोट बड़ी देगा। कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप डाल दीजिए पानी में, अब बहुत कम मत डालिएगा, ज्यादा ही डालिएगा, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत आपका कम भी हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी फटाक से रिलीज हो जाएगी। थोड़ा ज्यादा डालना होगा कैल्शियम, जो कि सॉलिड होता है, H2O आपका लिक्विड होता है, तो आपको प्रोडक्ट बनता है CaOH2, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका 15,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी बर्न भी हो जाती है, ठीक है, इतनी एनर्जी बाहर आती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आती है, तो हीट के, देखिए लाइट नहीं निकलेगा यहाँ पे, सिर्फ हीट निकलेगा, मैग्नीशियम रिबन थोड़ी है जो हर बार लाइट निकलेगा, दिखेगा नहीं आपको, ऐसे चमकेगा नहीं, आग वाग नहीं लगेगा, बस गर्म हो जाएगा, मतलब अगर ग्लास में कर रहे हैं तो ग्लास गर्म हो जाएगा, मेटल है, बीकर में करेंगे वो लैब में होता है ना टेस्ट ट्यूब, उसमें भी करेंगे तो वो भी गर्म ही हो जाएगा, उसी में किया जाता है, ठीक है। ग्लास व्लास में मत करना, ठीक, ग्लास में पानी पीते हो ये सब नहीं, तो हो गया। अब डालेंगे इसको तो ये होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला तो एनसीईआरटी में है, और दूसरा ये कि इसका स्पेशल नेम बच्चों आपको याद होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब और भी टर्म्स आपके सामने फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, अब एक ही बार में हम एक ही दिन में आपको सारा बता के बोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, याद होगा। सो आई हैव अ सजेशन कि आप प्लीज इसको लर्न कर ले, क्योंकि क्वेश्चन आप वाइवा में सबसे ज्यादा आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि CaOH2 और CaO है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, आपको सीधा बोलेगा कि क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, स्लेक्ट लाइम रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कभी कभी लाइमस्टोन भी आ जाएगा बीच में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल भी कहते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, नई नई टर्म्स, तो हर बार आपको फॉर्मूला बताए जरूरी नहीं है, जैसे H2O थोड़ी बोलता है आपको, आपसे तो कहता है वाटर, बट आपको याद है ना H2O, वैसे ही अब आप थोड़े बड़े हुए हैं, तो याद रखिए क्विक लाइम मतलब CaO, स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये था अच्छा एक एग्जांपल। लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम आपको पहले से बता दिए हैं, प्रेसिपिटेट वही होता है जो कि आपका इनसॉल्युबल होगा एक रिएक्शन में, ठीक है, ये आपका इनसॉल्युबल सॉलिड आप इसको कह सकते हैं जो रिएक्शन के बाद होता है, लेकिन ये मतलब ये प्रेसिपिटेट मतलब बाहर निकल के आ जाता है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग डाउनवर्ड एरो से करते हैं, ठीक है, और ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, प्रोडक्ट में ऐसे पड़ा हुआ रहता है सॉलिड की तरह नीचे, और इनसॉल्युबल होता है, डिसॉल्व ही नहीं होगा कितना भी घुमा लो आप, ठीक है। सो ये वो चीज है। सो इसके लिए एनसीईआरटी में एग्जांपल एक्चुअली ये क्वेश्चन से हम लिए हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा, आप ढूंढेंगे तो BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस HCl। देखिए बच्चों क्या होता है, ये भी मान लीजिए आपने एक्वस लिया, ये भी आपने एक्वस लिया, वो आपको पहले बताए थे ना कि कुछ चीजें एक्वस में ही केवल अच्छे से रिएक्ट कर पाती हैं, ठीक है। सो ये वही है जो एक्वस में ज्यादा अच्छा रिएक्ट करती है, पानी के प्रेजेंस में उतना नहीं जानना, बस ये दोनों जब रिएक्ट होंगे ना, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा यहाँ पर एरो है, BaSO4 एंड HCl, और ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये तो एक्वस ही होगा, लिक्विड ही होता है, थोड़ा ना सॉलिड होता है, तो हमारा एक लौता सॉलिड प्रोडक्ट है ये, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट लिखने की बजाय लिख देंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे नीचे, ठीक है। सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical reaction, okay।